नमस्कार। आज हम कानूनी दुनिया की एक दिलचस्प गुत्थी सुलझाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के जरिए। जी हाँ। ये मामला है माणिकलाल साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का। और ये फैसला कई मायनों में बहुत अहम है। ये हमें हत्या और हत्या की कोशिश, हाँ। इसके बीच के बारीक फर्क को समझने में मदद करता है, खासकर तब जब चोट लगने और मौत होने के बीच काफी लंबा वक्त गुजर गया हो। बिल्कुल। तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है, क्रिमिनल अपील नंबर 55782024। जी। और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें छिपे कानूनी सिद्धांत जैसे कारणता या कॉजेशन, कॉजेशन और इरादे मतलब इंटेंशन का क्या महत्व है, इसे आसान भाषा में समझें। और ये भी कि अदालतें ऐसे पेचीदा मामलों में किस नतीजे पर पहुंचते हैं। बिल्कुल, चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 2022 में। छत्तीसगढ़ की घटना है। रेखचंद वर्मा नाम के एक व्यक्ति पर माणिकलाल साहू और 3 और लोगों ने हमला किया। अच्छा। आरोप काफी गंभीर थे। घर में घुसना, फिर पीड़ित को छत से नीचे फेंक देना। अरे बाप रे। और उसके बाद भी लाठी, डंडों और मुक्कों से बुरी तरह पीटना। जाहिर है रेखचंद वर्मा को गंभीर चोटें आई होंगी। हाँ, बहुत गंभीर। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां उन्होंने मरते मरते एक बयान भी दिया, जिसे हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं ना। हाँ, मृत्यु पूर्व कथन, XP22 शायद। जी, XP22। उसमें उन्होंने हमलावरों के नाम बताए। यहाँ तक तो मामला सीधा लग रहा था, हमला हुआ, पीड़ित ने नाम बताया। बिल्कुल, लेकिन असली पेंच तब फंसा जब घटना के करीब 9 महीने बाद नवंबर 2022 में रेखचंद वर्मा की अस्पताल में मौत हो गई। 9 महीने, ये तो बहुत लंबा वक्त है। हाँ, काफी लंबा। मौत का कारण क्या बताया गया फिर? मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह थी सेप्टिसीमिया, मतलब खून में इन्फेक्शन फैल गया था। अच्छा, सेप्टिसीमिया। और निमोनिया भी, जिसके चलते कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ। यानी इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। बिल्कुल, आसान भाषा में यही मतलब है। और क्योंकि अब पीड़ित की मौत हो गई थी, तो पुलिस ने मामले में हत्या की धारा, IPC 302, वो भी जोड़ दी होगी। जी बिल्कुल। मामला फिर निचली अदालत मतलब ट्रायल कोर्ट में गया। वहां सबूत देखे गए, गवाहों को सुना गया और ट्रायल कोर्ट ने माना कि हत्या का मामला है। तो सजा? चारों आरोपियों को IPC 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी। उम्र कैद? लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आरोपी हाईकोर्ट गए। अच्छा, अपील की? जी। माणिकलाल साहू और बाकी दोषियों ने सजा के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील की। और हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में एक ऐसा फैसला दिया जिसने मामले को एक तरह से पलट ही दिया। क्या हुआ हाईकोर्ट में? क्या कहा उन्होंने? हाईकोर्ट ने अपील को आंशिक रूप से माना, मतलब पार्टली अलाउ किया। ओके। और उन्होंने कहा कि ये हत्या यानी IPC 302 का नहीं, बल्कि हत्या की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर, IPC 307। हाँ, IPC 307 का मामला बनता है। अरे, तो सजा का क्या हुआ? सजा को उम्र कैद से घटाकर 7 साल की सजा, कठोर कारावास और कुछ हजार रुपए जुर्माने में बदल दिया। उम्र कैद से सीधे 7 साल? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है ना? हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों किया? उनका तर्क क्या था इसके पीछे? वो 9 महीने वाला पॉइंट? बिल्कुल, हाईकोर्ट ने उसी बात पर बहुत जोर दिया कि मौत घटना के 9 महीने बाद हुई। उन्होंने मौत के जो कारण थे, जैसे सेप्टिक शॉक, निमोनिया, रीढ़ की हड्डी की चोट से हुआ पैराप्लेजिया मतलब लकवा। हाँ, कमर के नीचे लकवा, फिर वो संक्रमित बेड सॉर, लिवर की समस्या, इन सब का जिक्र किया। और कहा कि शायद, देखिए शब्द था शायद। अच्छा, शायद। हाँ, कि शायद पीड़ित को सही इलाज नहीं मिला और इस वजह से मौत हुई। उनका कहना था कि ये सीधे हमलावरों की वजह से हुई हत्या नहीं है। जी, कि ये सीधे तौर पर हमलावरों का किया हुआ हत्या का मामला नहीं, बल्कि हत्या के प्रयास का मामला है। ये तर्क सुनने में तो पहली बार में लगता है कि हाँ, बात में दम हो सकता है। बिल्कुल। अगर मौत इलाज की कमी से हुई, तो हमलावर पूरी तरह हत्या के लिए कैसे जिम्मेदार हुए? यहीं पर कानून की पेचीदगियां सामने आती हैं। अच्छा। क्योंकि माणिकलाल साहू हाईकोर्ट के इस फैसले से भी खुश नहीं थे। उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि अगर मौत सीधे चोट से नहीं हुई, जैसा हाईकोर्ट मान रहा है, तो फिर उन्हें तो बरी होना चाहिए। 7 साल की सजा भी क्यों? अच्छा, तो वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं? साहू की तरफ से क्या कहा गया? साहू के वकील ने वही तर्क दोहराया कि मौत 9 महीने बाद हुई है जी। घटना के समय लगी चोटों से कोई सीधा कनेक्शन, कोई नेक्सस वो नहीं है। तो उन्हें बरी किया जाए।
और उन्होंने पीड़ित के परिवार वालों जो गवाह थे, हाँ, भाई और माँ शायद। जी, PW1, PW11, PW12, उनकी गवाही पर भी सवाल उठाए। कहा कि ये तो इंटरेस्टेड गवाह हैं, रिश्तेदार हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्लासिक डिफेंस आर्ग्यूमेंट है ये तो। हाँ। और राज्य सरकार का क्या कहना था? छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या कहा? राज्य सरकार के वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हाईकोर्ट ने 302 को 307 में बदलकर गलती की है। अच्छा, तो राज्य सरकार भी मान रही थी कि ये 302 का ही केस है। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया। क्या मोड़? राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, मतलब सजा को 307 से वापस 302 करवाने के लिए अपनी तरफ से कोई अपील ही नहीं की थी। अरे, ये क्या बात हुई? मतलब आप मान रहे हैं कि हाईकोर्ट गलत था, पर उसे ठीक करवाने के लिए अपील नहीं कर रहे? अजीब है, पर यही हुआ। तो उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट से बस इतना कहा कि चलिए, अपील तो हमने की नहीं, तो कम से कम हाई कोर्ट वाली 307 की सजा तो बनी रहने दीजिए। वाह! तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल क्या था फिर? क्या उन्हें 307 की सजा कंफर्म करनी थी या कुछ और? सुप्रीम कोर्ट के सामने असल सवाल यही फंसा कि क्या हाई कोर्ट का हत्या 302 को हत्या के प्रयास 307 में बदलना कानूनी तौर पर सही था। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि देखो भाई, अपील सिर्फ दोषी की तरफ से आई है, राज्य ने तो अपील की नहीं। हाँ। तो हम सारे सबूतों को दोबारा नहीं देखेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर हाईकोर्ट ने कानून की कोई बड़ी गलती की है, कोई ऐसी गलती जो साफ दिख रही है, तो हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा। भले ही हमारी टिप्पणी का केस के अंतिम नतीजे पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि राज्य की अपील नहीं है। मतलब उनकी बात एक तरह से एकेडमिक रह जाएगी, जैसा फैसले में लिखा है। गवाहों के बारे में क्या कहा उन्होंने? वो रिश्तेदार वाली बात। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित के भाइयों और माँ, जो चश्मदीद गवाह थे, उनकी गवाही को भरोसेमंद माना। अच्छा। उन्होंने कहा कि सिर्फ रिश्तेदार होने से कोई गवाह अविश्वसनीय नहीं हो जाता। उनकी गवाही बाकी सबूतों से मेल खा रही थी, तो गवाहों पर शक करने का कोई कारण नहीं। ठीक है। और सबसे अहम हिस्सा, मेडिकल सबूत। डॉक्टरों ने क्या कहा था? उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? हाँ, ये इस केस का कह सकते हैं दिल है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल सबूतों को बहुत बहुत बारीकी से देखा। देखिए, 3 मुख्य डॉक्टर थे जिनकी गवाही अहम थी। कौन कौन? एक तो PW9 डॉक्टर शीतल कौशल, जिन्होंने घटना के तुरंत बाद पीड़ित को देखा था। ठीक है। दूसरे PW24 डॉक्टर ट्विंकल चंद्राकर, जिन्होंने बाद में लंबे समय तक इलाज किया। ओके। और तीसरे PW28 डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले डॉक्टर पी नवी ने क्या बताया था? डॉक्टर कौशल ने बताया कि घटना के दिन जब पीड़ित को लाया गया तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। वो अर्ध बेहोश था, बहुत ज्यादा खून बह रहा था, सिर पर गंभीर चोट थी। एक्सरे और न्यूरोसर्जन की सलाह दी गई थी। उन्होंने साफ कहा कि चोटों की प्रकृति गंभीर थी। ठीक है। और दूसरे डॉक्टर चंद्राकर, जिन्होंने बाद में इलाज किया? हाँ, डॉक्टर चंद्राकर PW24 ने बताया कि जब पीड़ित उनके पास आया घटना के करीब 8 महीने बाद, अक्टूबर 2022 में, तो उसके पैरों में कोई हरकत नहीं थी। यानी पैराप्लीजिया। जी, सांस लेने में तकलीफ थी, बेड सोर में पस पड़ गया था, एनीमिया था, मतलब खून की कमी थी। हालत काफी खराब थी। बहुत खराब। और इसी डॉक्टर ने मौत का वो कारण बताया था जो हमने पहले डिस्कस किया, सेप्टिक शॉक, निमोनिया, रीढ़ की हड्डी की चोट से पैराप्लीजिया, संक्रमित बेड सोर, लिवर की समस्या। और उन्होंने ये भी साफ कहा कि रीढ़ की हड्डी की चोट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मौत का एक संभावित कारण थी। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। और तीसरे डॉक्टर पोस्टमार्टम वाले? डॉक्टर श्रीवास्तव PW28 ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट X34 के निष्कर्ष बताए। उन्होंने भी मौत का कारण बताया सेप्टिसीमिया, शॉक से कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट, जो शरीर में लगी चोटों के इन्फेक्शन के कारण हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि चोटें मृत्यु पूर्व थी, मतलब मौत से पहले लगी थी। हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन में वकील ने उनसे पूछा तो उन्होंने ये जरूर माना कि अगर जरूरी एंटीबायोटिक्स न दी जाएं तो सेप्टिक शॉक हो सकता है। अच्छा, शायद इसी बात को हाईकोर्ट ने पकड़ लिया होगा, इलाज में कमी वाली बात। हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलग तरह से देखा। कैसे? तो कुल मिलाकर ये जो तीनों डॉक्टरों की बातें हैं, इनसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या निष्कर्ष निकाला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों डॉक्टरों की गवाही और रिपोर्ट्स को मिलाकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। क्या? कि मौत भले ही 9 महीने बाद इन्फेक्शन और निमोनिया से हुई, लेकिन ये सारी परेशानियां, ये सेप्टिसीमिया, ये निमोनिया, ये पैराप्लेजिया, ये सब
उसी हमले में लगी चोटों, खासकर रीढ़ की हड्डी की चोट का ही सीधा नतीजा थी। मतलब कॉज एंड इफेक्ट वाला रिश्ता था। बिल्कुल, एक तरह से कहें तो चोट ने मौत की नींव रखी थी और बाकी सब उसी पर बना। अगर मेडिकल सबूत इतने साफ थे तो फिर कानूनी सवाल कहाँ फंसा था? वो आईपीसी की धारा 302 और 307 का फर्क वो कैसे तय होता है? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून के सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने आईपीसी की धारा 299 कल्पेबल होमिसाइड आपराधिक मानववध, 300 मर्डर हत्या और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर हत्या का प्रयास का जिक्र किया। और धारा 299 का एक खास हिस्सा जिसे स्पष्टीकरण 2 कहते हैं, वो यहाँ बहुत बहुत अहम हो गया। क्या कहता है स्पष्टीकरण 2? मैंने पहले कभी इतना ध्यान नहीं दिया इस पर। ये एक आप कह सकते हैं कमाल की बात कहता है। बताइए। इसके मुताबिक अगर किसी की मौत शारीरिक चोट से हुई है तो चोट पहुंचाने वाला ही मौत का जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक है। भले ही अच्छे इलाज या कुशल देखभाल से मौत टाली जा सकती थी। अरे, एक मिनट, मतलब अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई जिससे वो मर गया, हाँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि अरे डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया वरना वो बच जाता। बिल्कुल नहीं कह सकते। ये स्पष्टीकरण साफ कहता है कि इलाज में कमी या लापरवाही हमलावर के लिए बचाव का रास्ता नहीं बन सकती। ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है ना? इसका मतलब हाई कोर्ट का वो सोचना कि शायद सही इलाज नहीं मिला, वो कानून की नजर में मायने ही नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बिल्कुल नहीं रखता। अगर आपकी चोट मौत का कारण बनी तो जिम्मेदारी आपकी है, चाहे इलाज कैसा भी मिला हो। वाह। अच्छा, और हत्या धारा 300 के बारे में कोर्ट ने क्या कहा? कौन सा हिस्सा यहाँ लागू होता है? सुप्रीम कोर्ट ने धारा 300 के एक खास हिस्से पे ध्यान दिया जिसे क्लॉज थर्डली कहते हैं। क्लॉज थर्डली? हाँ, इसका मतलब है कि अगर आपने जानबूझकर किसी को ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाई है जो सामान्य रूप से, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो, तो ये हत्या है। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं कि आपका इरादा सीधे जान लेने का ही हो। जरूरी नहीं। हाँ। अगर आपने इरादतन ऐसी चोट पहुंचाई है जो इतनी गंभीर है कि उससे मौत होना स्वाभाविक है, तो कानून मानेगा कि ये हत्या है। जैसे किसी के सिर पर लोहे की रॉड से जोर से मारना। समझ गया। और हत्या का प्रयास धारा 307, उसके लिए क्या जरूरी है? इरादा? हाँ, धारा 307 के लिए सबसे जरूरी चीज है इरादा या ज्ञान। कैसा इरादा या ज्ञान? अच्छा। यहाँ तक कि अगर चोट लगी ही ना हो, मान लीजिए गोली चलाई पर लगी नहीं, पर इरादा और तैयारी हत्या की थी, तो भी 307 लग सकती है। इरादा कैसे पता चलता है फिर? मन की बात तो कोई जान नहीं सकता। नहीं, मन की बात नहीं, इरादा परिस्थितियों से पता चलता है। हथियार कैसा था, हमला कैसे किया गया, शरीर के किस हिस्से पर वार किया, वाइटल पार्ट पर या नहीं, चोट कितनी गहरी थी, ये सब बातें। तो मतलब किसी को सिर्फ बुरी तरह घायल करने का इरादा रखना वो हत्या का प्रयास नहीं माना जाएगा? नहीं, जब तक कि इरादा मौत कारित करने का ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पुराने अंग्रेजी केसों का भी हवाला दिया। हाँ, ये बहुत बारीक शौक है। बहुत बारीक। अब आते हैं उस 9 महीने के गैप और कारणता वाले सिद्धांत पर। हाईकोर्ट ने तो इसी गैप को बहुत महत्व दिया था। हाँ, दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा? क्या मौत में देरी होने से वाकई फर्क पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने यहाँ कानून को समझने में गलती की। अच्छा। उन्होंने कारणता के सिद्धांत को समझाया। देखिए, बात सीधी सी है। अगर किसी हमले के बाद होने वाली जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि इस केस में सेप्टिसीमिया या निमोनिया, हाँ। अगर ये उस हमले में लगी चोटों का ही प्राकृतिक या संभावित नतीजा है, तो मौत का असली कारण वो मूल चोट ही मानी जाएगी, भले ही मौत काफी समय बाद क्यों ना हुई हो। वो 9 महीने या 9 दिन से फर्क नहीं पड़ता। और वो धारा 299 का स्पष्टीकरण 2 भी यही कहता है। बिल्कुल, वो भी यही कहता है कि बाद में इलाज कैसा हुआ उससे मतलब नहीं, अगर चोट मौत का कारण बनी। तो ये एक तरह से कारण और परिणाम की एक चेन बन जाती है। सही समझे आप, एक चेन बन जाती है। चोट लगी, उससे इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन से सेप्टिसीमिया हुआ और उससे मौत हुई। और ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये चेन तभी टूटती है जब मौत का कारण कोई बिल्कुल नई अप्रत्याशित चीज हो। जैसे मान लीजिए अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मौत उससे हुई, या अस्पताल में किसी और बीमारी का इन्फेक्शन लग गया जिसका पहले चोट से कोई लेना देना नहीं था। इसे कानून में सुपरवीनिंग कॉज कहते हैं। अच्छा। लेकिन अगर इन्फेक्शन, निमोनिया, बेड सॉर्स जैसी चीजें उस गंभीर चोट का ही परिणाम है,
जो अक्सर होती हैं ऐसी चोटों में, तो चेन बनी रहती है, हमलावर जिम्मेदार है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चेन टूटी थी या नहीं? नहीं टूटी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों की गवाही से ये बिल्कुल साफ है कि सेप्टिसीमिया, निमोनिया, पैराप्लीजिया ये सब उसी हमले में लगी रीढ़ की हड्डी की चोट और दूसरी चोटों का ही नतीजा थे। ये कोई नई बाहर से आई हुई चीजें नहीं थी जिनसे कारणता की चेन टूट जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ हालिया फैसलों का भी जिक्र किया शायद। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कई हालिया फैसलों का जिक्र किया। प्रसाद प्रधान, सुदर्शन कुमार, पटेल हीरालाल जौताराम, हरियाणा राज्य बनाम पाला, जगतार सिंह, इन सब में क्या था? इन सब मामलों में भी मौत घटना के कुछ दिनों या हफ्तों बाद हुई थी, जैसे 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन बाद, और अक्सर सेप्टिसीमिया जैसी जटिलताओं से ही हुई थी। अच्छा। और उन सब मामलों में भी कोर्ट ने यही माना कि अगर मूल चोटें अपने आप में जानलेवा थीं, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, तो मौत में देरी होने से या इन्फेक्शन जैसी जटिलताएं होने से अपराध हत्या से कम नहीं हो जाता। तो वो 302 ही रहता है? हाँ, वो 302 ही रहता है। हाँ। और जैसा हमने पहले कहा, इलाज की कमी या पर्याप्तता का सवाल धारा 299 के स्पष्टीकरण 2 के कारण अप्रासंगिक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की आलोचना क्यों की? साफ शब्दों में हाई कोर्ट कहाँ गलत था उनकी नजर में? सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुख्य बातें कही। पहली, हाई कोर्ट का ये निष्कर्ष निकालना कि शायद उचित इलाज की कमी के कारण मौत हुई। हाँ। ये सिर्फ एक अनुमान था, एक अटकल थी, इसका कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं था। मतलब डॉक्टरों से इस बारे में पूछा ही नहीं गया था? नहीं, डॉक्टर से क्रॉस एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा ही नहीं गया। हाँ। कि क्या इलाज में कोई कमी थी। तो हाई कोर्ट ने ये मान कैसे लिया? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून धारा 299 स्पष्टीकरण 2 वैसे भी इसे बचाव का आधार नहीं मानता, तो ये पॉइंट तो वैसे ही गलत था। ठीक है। और दूसरी बात? का अंतराल और बाद में हुई जटिलताएं, इन्फेक्शन, निमोनिया वगैरह के कारण मामला हत्या 302 से हटकर हत्या के प्रयास 307 का बन जाता है। ये कानूनन गलत था, सरासर गलत। क्यों? क्योंकि मेडिकल सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि मौत मूल चोटों का ही सीधा नतीजा थी, कारणता की चेन कहीं टूटी ही नहीं थी। और वो चोटें, खासकर रीढ़ की हड्डी पर हमला, छत से फेंकना, ये इतनी गंभीर थी कि उनसे मौत होना स्वाभाविक था। मतलब ये धारा 300 के क्लॉज 3 के तहत हत्या का साफ मामला बनता था। तो हाईकोर्ट ने 307 करके गलती की? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बिल्कुल गलती की। तो सब कुछ सुनने के बाद लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये तो हत्या का ही मामला था, पक्का 302 का केस था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष यही था। तो क्या उन्होंने सजा वापस उम्र कैद में बदल दी? माणिकलाल साहू की सजा बढ़ा दी? यहीं पर कहानी में वो प्रक्रियात्मक मोड़ आता है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। हाँ, वो राज्य की अपील ना होना। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि हाई कोर्ट का 307 का फैसला कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है, इट्स लीगली अनसस्टेनेबल। और ये मामला असल में आईपीसी 302 हत्या का ही बनता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चूंकि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले, जिसने सजा 302 से घटाकर 307 कर दी थी, के खिलाफ अपील ही नहीं की थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हुए थे। वो प्रक्रियात्मक रूप से प्रोसीजरली सजा को वापस 302 में नहीं बदल सकते थे, क्योंकि उनसे ये करने को कहा ही नहीं गया था। कमाल है। हाँ। मतलब कानून की नजर में हत्या, पर सजा हत्या के प्रयास की रहेगी। हाँ, प्रक्रिया के कारण यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाई कोर्ट की गलती को नोट जरूर कर रहे हैं, लेकिन राज्य की अपील न होने की वजह से वो सजा नहीं बढ़ा सकते। तो अंतिम फैसला क्या हुआ फिर? अपील खारिज हो गई? अंतिम फैसला ये हुआ कि माणिकलाल साहू की जो अपील थी कि उसे बरी किया जाए या सजा और कम हो, वो खारिज कर दी गई। और सजा? और हाईकोर्ट ने जो 7 साल की सजा आईपीसी 307 के तहत दी थी, वही बरकरार रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून की सही व्याख्या तो कर दी, लेकिन प्रक्रिया की वजह से सजा नहीं बढ़ा सके। बिल्कुल, कानून का सिद्धांत स्पष्ट कर दिया, पर केस का नतीजा प्रक्रिया के कारण वही रहा जो हाईकोर्ट ने तय किया था सजा के मामले में। वाह, ये तो वाकई एक बहुत ही दिलचस्प मामला है और बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, सच में। तो चलिए, आज की इस गहरी पड़ताल से हमने क्या सीखा उसे समेटते हैं। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने हत्या और हत्या के प्रयास के बीच के फर्क को कैसे समझाया। हाँ, खासकर जब मौत घटना के काफी समय बाद होती है। बिल्कुल। और वो कारणता का सिद्धांत यहाँ हीरो बनकर उभरा। सही कहा कि अगर चोट और मौत के बीच एक अटूट रिश्ता है, एक अनब्रोकन चेन ऑफ कॉजेशन है, भले ही वो रिश्ता लंबा खिंच गया हो और इन्फेक्शन या निमोनिया जैसी चीजों से गुजरा हो, तो जिम्मेदारी हमलावर की ही होगी। मौत में देरी से फर्क नहीं पड़ता।
और वो आईपीसी धारा 299 का स्पष्टीकरण 2, वो तो गांठ बांध लेने वाली बात है। कि इलाज में कथित कमी कोई बचाव नहीं है। बिल्कुल। इससे ये भी समझ आता है कि कानूनी फैसले सिर्फ नतीजे पर नहीं टिके होते कि मौत हुई या नहीं, सही। बल्कि हमलावर का इरादा क्या था, उसने जो चोट पहुंचाई वो कितनी गंभीर थी, उसकी प्रकृति क्या थी, ये बातें ज्यादा मायने रखती हैं। एकदम सही। कृत्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द एक्ट और इरादा, इंटेंशन, ये महत्वपूर्ण है। और मेडिकल सबूतों का रोल वो कितना अहम है? हाँ, डॉक्टरों की गवाही ये साबित करती है कि चोट और मौत के बीच वो कारणता की श्रृंखला जुड़ी हुई है या कहीं टूट गई है। सही है। और अंत में एक सवाल जो ये मामला हमारे जहन में छोड़ जाता है ना, कौन सा सवाल? यही कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपराध तो हत्या का था, ठोस रूप से, हाँ, सब्सटैंटिवली। पर सजा हत्या के प्रयास की ही रही, क्योंकि एक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, राज्य ने अपील नहीं की थी। हाँ, ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी न्याय प्रणाली में प्रक्रिया, प्रोसीजर और सार, सब्सटेंस के बीच कैसा संतुलन है। क्या कभी-कभी प्रक्रिया इतनी हावी हो जाती है कि वो न्याय के असल मकसद पर असर डाल देती है? या प्रक्रिया का पालन करना भी अपने आप में न्याय का एक जरूरी हिस्सा है? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर शायद कोई आसान जवाब नहीं है, पर विचार करने लायक जरूर है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी। उम्मीद है आपको इस कानूनी गुत्थी को सुलझाने में हमारे साथ मजा आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। जरूर मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।